डिस्कस किया था ना फर्स्ट वाला पार्ट दैट इज B1 का 1 एंड 2 दोनों ही क्लास में डिस्कस किए थे ना पढ़ने के लिए। 1 एंड 2 दोनों ही क्लास में डिस्कस किए थे, C डिस्कस नहीं किया था, है ना। अपन ने क्या कहा था कि भाई B1 की बात कर रहा हूं, तो B1 वाले में जैसे 1 वाला है तो अपने पास गिवन है CH2 इसका एक H, C इसका एक H और डबल बॉन्ड C और इसका एक H। ये H A है, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हाँ कुछ बोल रहे थे? कुछ नहीं, ये कल किया तो था अपन ने। ऐसे डिक्शन बताना है तो इसको हटाओ, इधर इमेज बना लो, तो ए वाला ऐसा बन जाएगा। बी वाला ऐसे बन जाएगा। ये कल पहला क्वेश्चन यही तो करो, उसमें ऐसे डिक्शन तो बेसिक डिक्शन में करवा तो रहा था कल, और सी वाला ऐसे बन जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए वाला, रेजोनेंस स्टेबल। ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, इसमें कंजुगेशन नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर हो गया। सेम क्वेश्चन अपन ने कल भी डिस्कस किया था यार। सी वाला, उसमें सेकंड वाला डिस्कस करेंगे तो CH2 एक H इधर है डबल बॉन्ड हो, और एक CH एक इधर से निकालेंगे और डबल बॉन्ड हो, और एक H ये A है, ये B है, ये C है। चलो भाई देख लो इसमें मतलब एसिड एक्सटेंट किसका ज्यादा है। तो एसिड एक्सटेंट के लिए एनाइन बनाते हैं वापस। एसिड एक्सटेंट का मतलब प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन देगा तो एक तो अपन को ए वाला तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो H। बी वाला ये बन जाएगा डबल बॉन्ड हो, CH नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड हो H। और C वाला ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो और ये नेगेटिव चार्ज। सबसे ज्यादा स्टेबल बी वाला। उसमें दो तरफ कॉन्जुगेशन हो सकता है ना, इसमें एक ही तरफ कॉन्जुगेशन होगा। ज्यादा कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब बी वाला ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में डिसाइड करूंगा, ये तो लोन पेयर के एडजेसेंट एटम पे नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। लो भैया अभी थर्ड वाला था, उसमें अपन को गिवन है थर्ड वाले में एक बेंजीन है और उसमें एक HA इधर है, B इधर और C इधर है और D इधर। 4 बनाने, बना देंगे। ए वाला बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा नेगेटिव चार्ज, बी वाला बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा नेगेटिव चार्ज, सी वाला बनाऊंगा तो ऐसे बना, और सी इस तरह। डी वाला बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा CH2 नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई sp3 नहीं है, रेजोनेंस स्टेबल। अगर बेंजीन वाले कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कभी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, तो ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है और ये भी नहीं है। इससे ये sp2 कार्बन एटम हटा होता है इस कार्बन से, तो इसका तो माइनस इफेक्ट होगा भाई। इतने सारे sp2 कार्बन एटम्स ना,
तो इससे विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये इससे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, माइनस इफेक्ट, इसका माइनस इफेक्ट, विड्रॉ करेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबल है। इसमें अपन क्या चेक करेंगे, अपन कहेंगे सर इसमें ना डिस्टेंस अलग अलग है, इस ग्रुप का प्लस इफेक्ट कंसीडर करेंगे, ये भी प्लस इफेक्ट, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो नहीं सकते, किसके साथ, इसमें कोई डबल बॉन्ड थोड़ी है ग्रुप में। तो अपन कहेंगे देखो, अगर किसी मतलब अपने पास ऐसे लिखा है और मेरे पास ऐसे लिखा है, तो नेगेटिव चार्ज अगर प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप अगर इससे बड़ा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बड़ा एल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है छोटे एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ से, अगर इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कम स्टेबल। इसमें तो अपन कहेंगे सर देखो एल्काइल ग्रुप तो सेम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस दूर है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पुश कर पाएगा उसके पास तक, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये डिस्टेंस पास है ना, इसमें प्लस इफेक्ट नियर है, इसमें फार है, तो फिर प्लस इफेक्ट नियर है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा होगी इससे, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है इसके कंपैरिजन में, तो इस नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब B इज लेस स्टेबल देन A इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, यहाँ पर ये पास है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा रिलेटिवली, तो इसका मतलब A इज मोर स्टेबल देन B, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, C इज मोर स्टेबल देन D, और A B और D में इसमें तो विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसमें रिलीजिंग इफेक्ट है, रिलीजिंग इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर कोई विड्रॉ करता तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होता है, इलेक्ट्रॉन अगर जाते नेगेटिव चार्ज से। सो अगर कोई ग्रुप अटैच है जो इस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर रहा होता है तो विड्रॉइंग इफेक्ट से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, उसके बाद इसमें माइनस इफेक्ट है जिससे कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और उन दोनों में आपने लिखा है ये लो भाई होता है, ये पता चल गया ऐसे एक्स्ट्रा, कल करवाए तो थे मैंने क्वेश्चंस आपको इस टाइप के, B3 B2 क्यों नहीं पूछा, अच्छा और तो इफेक्ट था तो क्यों पूछोगे, ठीक, द कंपाउंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है सही है, गिवन दैट ना, और जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, तो करेंगे ना जस्टिफाई, राइट, उनको गिवन है द कंपाउंड इज दिस, ये कंपाउंड गिवन है B3 में वी आर गिवन दिस कंपाउंड, इधर है OH है, इधर भी OH है, और इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो तब होगा जब इस प्रोटॉन को निकालेंगे तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बने, मतलब प्रोटॉन निकालने के बाद अच्छा खासा ज्यादा स्टेबल एनाइन बने। लो भाई एक प्रोटॉन निकाल देते हैं, तुम कोई भी निकाल दो दोनों में से, ये नेगेटिव चार्ज है, now this negative charge is resonance stabilized, वो कैसे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, रेजोनेंस इस पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं तो अपन, इस पे नेगेटिव चार्ज बनाते हैं तो अपन ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर रेजोनेंस स्टेबिलाइज, तो नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज, कंपाउंड इज कॉल्ड स्टेरिक एसिड, इसको अपन स्टेरिक एसिड बोलते हैं, काफी अच्छा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो
अब हम तो ये जानते हैं कि भाई अगर एसिडिक स्ट्रेंथ किसी का बताना है तो एनाइन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो अपन प्रोटॉन हटा के, क्योंकि ये OH बॉन्ड है, बाकी सब तो CH होते हैं, इधर CH OH बॉन्ड को ही हटाएंगे, वो ज्यादा पोलर है। तो दिस will be resonance stabilized and highly stable resonance stabilized ना, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर इसका रेजोनेंस पढ़ोगे आप देखोगे तो यू आर गेटिंग लाइक दिस, जैसा ये बना हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही वो बन जाएगा, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, देखो उसके कॉन्जुगेशन के बाद वही स्ट्रक्चर बन गया जो यहाँ पर लिखा है, इसको घुमा दो ऐसे 180, ये बन जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, इक्वल स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज इक्वल स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर बनते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी, these are called equivalent structures. So stearic acid is strong acid because of the resonance stability, and all the resonating structures have equal energies, क्योंकि वो equivalent structures सभी की एनर्जी इक्वल होगी। अब आपने कहा है पार्ट 2, चलो भाई पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में आपने पहले पूछा है मुझसे B3-4, पहले 3-4 कर लेता है, तो पार्ट 2 का B3 करते हैं। B3 में अपन को गिवन है which of the following has the smallest dissociation constant, मतलब smallest value of Ka। सो अपन को एक बात पता है, वैल्यू ऑफ Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपने आयनिक में बताया ना, एसिटिक एसिड के लिए 1.8 into 10⁻⁵ इस टाइप से, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अपन इनमें चेक करेंगे भाई किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो वीकेस्ट एसिड कैलकुलेट करना है, कर लो ना वीकेस्ट एसिड, कल ही तो डिस्कस किया अपन ने, कल ही तो बताया आपको इतने सारे एसिड। अब बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वैसी कंपाउंड पूछोगे जो मतलब तुम्हें बताए हुए हैं, तो ये तो मतलब फिर इसका मतलब है कि क्लास में तुम अपना आराम से सोते रहते हो, बाद में सर को बोल दो ये भी बता, गलत बात है तो। लो भाई माइनस इफेक्ट से चेक करें, ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, इससे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इन सभी के डिस्टेंस एक जैसे हैं, और इसका माइनस इफेक्ट लोएस्ट होता है, तो फिर ये कम विड्रॉ करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। इसमें डिस्टेंस कम है इसलिए अपन, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया सब में, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हो गया लिस्ट। Cl का माइनस इफेक्ट सबसे कम होता है। फोर्थ वाला फिर आपके पास वही आ गया, चलो फोर्थ वाले में पूछा है अपन से फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। सो B4 की बात कर रहे हैं। अब B4 में अपन कहेंगे भाई इसमें HCOH ऐसे गिवन है, CH2 ये A गिवन है, CH2 कितने हैं, 2 CH2 है बीच में, तो ठीक है, इधर एक COH है, इधर एक COH, दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बी देख लेते हैं, बी वाले में NH3 गिवन है,
वो भी पॉजिटिव चार्ज, इसका तो माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसका के ए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका माइनस इफेक्ट चेक कर लेते हैं। 2 CH2 इधर भी है, 2 CH2 इधर भी है, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इन दोनों में अभी तक तो ये वाला ज्यादा है। सी की बात करते हैं। सी वाले में F है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड OH है। अपन सबको पता है इसका माइनस आई कम है इससे, अभी भी यही ज्यादा है। लास्ट वाले का चेक करते हैं, डी वाले। डी वाले में तो माइनस इफेक्ट ही नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है, डबल बॉन्ड OH, ये तो प्लस आई इफेक्ट, इसका माइनस इफेक्ट था। माइनस इफेक्ट होता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, माइनस इफेक्ट होता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, माइनस इफेक्ट होता है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, उसका एसिडिक्शन सबसे ज्यादा होगा। इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है इससे, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है इससे, और इसका माइनस होता है इससे। ओके, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, ये ज्यादा एसिडिक है सी से, और सी ज्यादा एसिडिक है डी से। माइनस इफेक्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है ना अपने तो क्लास में। तो कल भी मैंने काफी सारा बताया था आपको कि एलिफेटिक में कितने सारे एग्जांपल लिए थे अपन ने, रिवाइज भी नहीं किया यार तुमने, मुझे लगता है ऐसे ही पूछ लिया, चलो पूछ लेते हैं सर से। सॉल्व नहीं किया तुमने, पता ना, तो रिवाइज किया ना सॉल्व किया, बस ऐसे ही पूछ लिया कि चलो पूछ लेते हैं सर से। बोल रहे हैं कि होमवर्क किया है तो हाँ किया है, चलो लो बता दो, मुझे ऐसे ही लगता है। डाउट्स देख के समझ में आ गया कि तुम लोग मतलब ऐसे ही बस पूछ लिया कि चलो बता दो भाई, ज्यादा शौक है ना डाउट डाउट बताने का, लो बताओ, है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है, फीलिंग ऐसी आती है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो जो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन अगर तुम लोग पूछ रहे हो, इसका मतलब है या तो क्लास में नहीं थे, है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्लास वाले क्वेश्चन पूछ लिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में किए। फिर आपने पूछा E3 E4 हो गया, उसके B4 हो गया, उसके बाद B6। चलो भाई B6 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, ये तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर नहीं मिले होंगे इसके, चलो सर से पूछ लेते हैं। अरे भाई ढूंढो ना स्ट्रक्चर। वन इज ऑक्सिलिक एसिड, वो ऐसे होता है, ये ऑक्सिलिक एसिड तो अपने क्लास में ही पढ़ा हुआ है ना, H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड। आयनिक इक्विलिब्रियम में कितना होता है, डाइप्रोटिक एसिड पूछा था ना, ऑक्सिलिक एसिड वहां भी नाम नहीं बताया। सक्सेनिक एसिड, इट इज लाइक दिस, सक्सेनिक एसिड ये कर लेते हैं, सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड, ये लिखो, ए वाला सक्सेनिक एसिड, 3 वाला मैलोनिक एसिड है, ठीक है। मैलोनिक एसिड में एक ही CH2 होती है, ये मैलोनिक एसिड, पहले तो नाम लिख लेते हैं, मैलोनिक एसिड CH2 और O डबल, और डी वाला क्या जो है ना, एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में CH2 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 और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बनेगा, ये हो गया भाई इतने बस। अब अपन को एक बात पता है क्या, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो एसिडिक्शन ज्यादा होता है। ये तो 2 H प्लस दे सकते हैं डाइप्रोटिक एसिड, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ जो फर्स्ट H प्लस देता है उसी से कैलकुलेट करना होता है। अपन क्या कहेंगे कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और CH2 ग्रुप, अगर CH2 ग्रुप से कोई विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्योंकि ये बढ़ेगा, लेकिन अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो अपन कहेंगे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अगर इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करें अपन, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक,
मतलब एक डिसाइड कर लिया कि ये वाले हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं किसमें ज्यादा होगा। अपन कहेंगे देखो इस पे, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये ग्रुप तो माइनस इफेक्ट शो करेगा, इसमें ये वाला ग्रुप को माइनस इफेक्ट शो करेगा, इसमें इस वाले ग्रुप को माइनस इफेक्ट शो करना है, और इसमें इस वाले ग्रुप को माइनस इफेक्ट शो करना है। तो अपन कहेंगे देखो भाई इस कार्बन से जितने ज्यादा CH2 अटैच होंगे ना उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जितना ज्यादा इससे बढ़ेगा उसका माइनस इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो बीच में CH2 है ना, CH2 तो प्लस इफेक्ट देता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है, बीच में कोई ऐसा CH2 नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी सब में बीच में CH2 है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये तो मोस्ट एसिडिक। अब जैसे जैसे अगर एक CH2 आया तो प्लस इफेक्ट दिखाएगा, प्लस इफेक्ट दिखाएगा तो ये कम हो जाएगा। भाई एक भी नहीं होता तो इसका माइनस इफेक्ट होता ना, क्योंकि CH2 प्लस ही शो करता है, ये ग्रुप विड्रॉ भी करेगा तो बीच में एक CH2 है, ये तो डायरेक्टली अटैच था इससे। अगर CH2 का नंबर बढ़ेगा तो प्लस इफेक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा प्लस इफेक्ट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो जितना ज्यादा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में CH2 ग्रुप होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि जितने ज्यादा CH2 ग्रुप होंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में उतना ही ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उनका, और उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ decreases as the number of, ये जो CH2 ग्रुप होता है ना इसको अपन कहते हैं मिथाइल ग्रुप, एज द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप, मतलब CH2 ग्रुप increases between the 2 carboxylic acids. बिकॉज जितना ज्यादा ये इंक्रीज होगा उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट देंगे, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा, जितना कम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये आपको पता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो जैसे जैसे CH2 का नंबर बढ़ेगा तो अपन कहेंगे प्लस इफेक्ट भी उनका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कम होता है, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, दैट इज वो अपन बता सकते हैं। ठीक, ये आपका B6। अब आपने पूछा B8 B9, ठीक है भाई B8 वाला तो नहीं बताऊंगा, K मतलब अभी तो लिखा था जिसका K ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बताया तो था आयनिक इक्विलिब्रियम पे पढ़ाया था। तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा NO2 वाले का होगा, उसके बाद OCH3 वाले में तो प्लस है, तो 1 3 and 2 ऑर्डर ऑफ K सबसे ज्यादा 1 का होगा, वो ज्यादा एसिडिक। भाई अपन ने पढ़ा ना K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सो हायर द वैल्यू ऑफ K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना आपको आता है उन तीनों में, आप K का ऑर्डर वैल्यू ऑफ PK, तो अपन को पता है देख भाई पीएच और H प्लस साइन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे ही पीके और के एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब वैल्यू ऑफ के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पीके छोटा होगा, पीके छोटा होने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये अपन ने आयनिक में पढ़ा। ठीक है, अभी उसने के पूछा था अपन के से बता देंगे, पीके पूछता तो पीके का ऑर्डर बता देते हैं। अब B9 अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो करो ना एसिडिक स्ट्रेंथ। लास्ट वाला तो फिनॉल है, सबसे कम एसिडिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं ना, तो वो शुरू में ही पढ़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका के ए तो 10 की पावर -5 होता है, जबकि फिनॉल का के ए 1 लाख टाइम छोटा होता है। ये मैंने लिखे हुआ पी के वैल्यूज और के वैल्यूज। और हेलोजन्स -i इज वेरी वेरी लार्ज देन प्लस, इसलिए जब भी हेलोजन्स गिवन हो तो उनका प्लस एम अज्यूम नहीं करना है, उनका -i अज्यूम करना है। फॉर हेलोजन प्लस एम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू -i। हेलोजन्स के फॉर हेलोजन्स वी कैन राइट। तो अब अपन को जो कंपाउंड गिवन है ना B9 में 1 2 3 तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। B9 जो है उसमें 1 2 3 तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी वो ज्यादा ही एसिडिक है ना। और इन दोनों में अगर चेक करूंगा तो इसमें तो प्लस है, इसमें नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक है इससे, क्योंकि इसमें तो प्लस है ना। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। थर्ड वाले में Cl, तो Cl तो -i होता है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब हेलोजन्स का -i इज मोर डोमिनेटिंग, तो इसका तो -i होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ेगा। ये ज्यादा एसिडिक है इससे, ये ज्यादा एसिडिक है इससे। कोई लास्ट वाला तो फिनॉल है ना, तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनके साथ। अब इसमें कुछ भी अटैच करो रहेंगे तो यही चलता यार। कार्बन 1 लाख टाइम ज्यादा एसिडिक होता है। ये वैल्यूज लिखे हुए हैं आपने 10 भी पूछा है। चलो भाई 10 की बात करते हैं क्या है। 10th वाले में सबसे ज्यादा एसिडिक तो 5th वाला होगा, रीजन और तो इफेक्ट। अपन को एक कंपाउंड गिवन है जैसे ये 1 2 3 4 है, इसको 1 लिख ये 1। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे OCH3 अटैच्ड है और सेकंड में अपने पास कुछ भी अटैच नहीं। अच्छी बात। अपन क्या करें, मेटा पोजीशन पे सिर्फ -i होगा, इसमें कोई नहीं। तो -i होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है, ये अपन को अच्छे से पता है। तो ये -i कुछ तो विड्रॉ कर रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा ना, इसमें बढ़ थोड़ी है, ज्यादा एसिडिक है। चलो अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड है और NO2 है, इसका -i ज्यादा होता है इससे, मेटा पोजीशन पे सिर्फ -i। अभी तक अपन को 3 1 2 आंसर आया, अभी तक 3 is more than 1 is more than 2। अब फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ वाले में अगर मैं चेक करूंगा ना, तो आपने COH लिखा और पैरा पोजीशन पे NO2 लिखा। NO2 का तो माइनस में इफेक्ट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। और अपन ने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग से अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मतलब बेंजीन रिंग से कोई भी एटम अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर है तो प्लस में इफेक्ट होता है, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस -i से इसका इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा होता है। माइनस तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो अभी तक फोर्थ वाला है। फिफ्थ वाले का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। वो क्यों? ऑर्थोफेक्ट, ऑर्थोफेक्ट तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो फिफ्थ वाले में तो ऑर्थोफेक्ट है। ऑर्थोफेक्ट है तो अपन ने कल पढ़ा था कि भाई ऑर्थोफेक्ट मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बड़ा बनना है, उसके बाद भी डाउट है। अब लेकिन हाँ डाउट नहीं है।
समझ में आया ना सारा? इसलिए मैंने कहा था कि अपन तो साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। अब आपको पता चल गया ना, एक्सरसाइज 2 आज दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आज एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर एक्सरसाइज अपन 3 करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट होमवर्क जो होगा ना अपना, पहले अपन कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर अपन होमवर्क देखेंगे, हाँ? कुछ पढ़ लेते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं होमवर्क देता हूँ। शुरू करें कुछ? समझ में आया सबको कैसे अपन को बताना है? ठीक है, तो अब देख लो, कोई और डाउट है, कोई कंसेप्चुअल डाउट है, कुछ ऐसा है तो बता दो, वरना एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ अपन ने दोनों अच्छे से डिस्कस किए, ठीक है? हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है? हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा, एम इफेक्ट से। अब मैं ये हटा, अब वैसे तो अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो पढ़ना होता है वो अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं भाई, कैसे अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, कैसे अपन को बेसिक स्ट्रेंथ बताना होता है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड, ठीक है? अभी और आपका एक्सरसाइज 2 भी बचा हुआ है, अभी तो एक्सरसाइज 3 भी है, मतलब अपन को काफी कुछ है सॉल्व करने के लिए। एक बार अपन को बेसिक कंसेप्ट पता चल गया कि आप एसिडिक को बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताते। अब आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से थोड़ा सा हटके, दैट इज कॉल्ड feasibility of reaction। तो feasibility of reaction उसको अपन कहते हैं feasibility of reactions। देख, अब feasibility जो होता है ना, feasibility जो होता है ना, एक मिनट, एक मिनट रुकना है। feasibility of reaction जो होता है ना, ठीक है? feasibility of reaction जो होता है, feasibility का मतलब ही होता है, अभी तो पढ़े पर एंट्रोपी, how to check the feasibility of process। तो अपन कहते हैं एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है या डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज फीजिबल। फीजिबल मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ऐसे प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं जो जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस, है ना, प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं वो फीजिबल प्रोसेस। तो अपन कहेंगे कोई भी प्रोसेस अपने आप कैसे होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने के लिए अपन को क्या चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप एसिड बेस के फॉर्म में पूछ रहे हो तो वीकर एसिड बनना चाहिए, मतलब जो भी रिएक्शन करो आप उसमें प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल कैसे, जैसे अपन कहेंगे अच्छा पूरा आयनिक पढ़ा करके, अपन से कोई पूछेगा अच्छा बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, अरे यार नेट परेशान, मेरा नेट स्लो चल रहा है ना? हाँ सर। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए मैंने पूछा। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा मतलब बीच में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, देखते हैं अपन, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर अपन देखेंगे क्या करें। फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, अचानक से फ्लक्चुएट होने लगा पहले तो। एक मिनट रुकना है।
राइट। तो अपन कहेंगे रिएक्ट कौन नहीं करेगा, जो वीकर होगा। दोनों में से वीकर एसिड कौन, आपने स्ट्रॉन्गर बता तो रखे हैं, तो बाकी सब वीक होते हैं, बताए तो है। जो वीकर एसिड होगा वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, वो डिसोसिएट नहीं होता ना, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ जो आपने बता रखे हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा। बिल्कुल, है ना, अपन ज्यादा स्टेबल बता सकते हैं। अरे यार ये तो बड़ा क्लियर पता है, तो अपना तो पूरा पढ़ने का मजा ही खराब हो जाएगा। जमीन भी हो गया। हाँ, अपन जूम भी हो रहा है, 1 मिनट रुको, मतलब देख लेते हैं। जूम भी हो रहा है अपना, तो पूरा मजाक खराब हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम्म, हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है थोड़ा मतलब देख लेते हैं, अब ठीक हो जाना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। अब अगर होगा तो देखते हैं, फिर अपन कुछ दूसरा रास्ता निकालेंगे, है ना। अरे यार फिर हो रहा है, दूसरा रास्ता क्या निकालेंगे। पहले तो रिकॉर्डिंग पॉज कर। तो अच्छा, तो इसका मतलब है सर मुझे इनको कंपेयर करना है, आप कह रहे हैं मुझे इनको कंपेयर करना है, ये जो न्यूट्रल वाले हैं और ये जो न्यूट्रल वाले, इनको कंपेयर, बिल्कुल इन्हीं को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, न्यूट्रल वालों को कंपेयर कर लेंगे। अब न्यूट्रल वालों में चेक क्या करना है कि अच्छा बताओ फिनॉल वीकर एसिड है या H2O वीकर एसिड है। तो अपन कहेंगे वो तो मुझे पता है, फिनॉल आप कहते हो एसिडिक है और वाटर तो न्यूट्रल होता है, ये मुझे पता है। तो अगर वाटर न्यूट्रल होता है इसका मतलब फिनॉल इज मोर एसिडिक। अच्छा, तब तो मैं कहूंगा कि इसमें ये वीकर एसिड बना। अगर वीकर एसिड बना तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, सो इट विल बी अ फीजिबल रिएक्शन, फीजिबल रिएक्शन। अगर जो वहां पर लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में दूसरी साइड अगर वीकर एसिड बना तो फीजिबल है, और अगर स्ट्रॉन्गर बना तो फीजिबल नहीं होगा, अपन ने यही तो लिखा। और एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे एक बार अपन को जनरली गिवन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कैसे चेक कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक करेंगे। फिनॉल और H2CO3 में अगर चेक करेंगे तो H2CO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, मतलब ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है भाई। फिनॉल से H2CO3 stronger acid. How can a reaction will go in the direction where stronger acid will be formed? क्योंकि stronger acid होगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, और रिएक्टिव ज्यादा होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फीजिबल होगा। मतलब ये रिएक्शन का इस डायरेक्शन में फिजिबिलिटी ज्यादा है रादर देन उस डायरेक्शन के। इस डायरेक्शन में फिजिबिलिटी क्यों, क्योंकि इधर वीकर एसिड, अगर ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और ये दोनों प्रोडक्ट तो वीकर है, बताऊंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में फीजिबल है। तो इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है, जो एसिड है उससे, तो नॉट फीजिबल, स्ट्रॉन्गर एसिड इसको बेनिफिट, नॉट फीजिबल। सेकंड वाला फीजिबल। थर्ड वाले को चेक कर लो, मेरे पास बेंजोइक एसिड है और मेरे पास वाटर है। और बेंजोइक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वाटर तो न्यूट्रल होता है, मतलब वीकर एसिड बना, फीजिबल। बेंजोइक एसिड है और H2CO3 है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, ये भी वीकर है, मतलब फीजिबल है। इसको चेक करते हैं, एल्कोहल है और वाटर है, दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा, वाटर, इतना स्ट्रॉन्गर एसिड।
कैसे? तो पता तो है, आपने बताया ना, अल्कोहल, ऑल अल्कोहल आर बेसिक इन नेचर, लिखा ना अल्कोहल, वाटर के बाद लिखा ना अल्कोहल, मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक है, मतलब नॉट फीजिबल। अगर एसिड, अल्कोहल और कार्बोनिक एसिड तो बहुत पहले है, ये है, और अल्कोहल तो बहुत बाद में, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, नॉट फीजिबल। इन दोनों में कंपेयर किया मैंने, नॉट फीजिबल। तो हमें क्या चेक करना है कि वीकर एसिड फॉर्म, तो उसके लिए अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ में इधर वाले में वाटर के बाद वाला जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, और अपन बार बार पढ़ते रहते हैं कौन सा एसिडिक ज्यादा है, कौन सा एसिडिक ज्यादा है। अब मेरे ख्याल से यू गॉट एन आइडिया, जो मैं आपसे कह रहा था कि वीकर एसिड बनना चाहिए। अगर वीकर एसिड बना, एग्जिस्टिंग वाले से जो रिएक्टेंट साइड है उससे वीकर एसिड अगर बना, तो अपन कहेंगे वो फिजिकल रिएक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तुम मुझे बता देना कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा नहीं।
तो थोड़ा ऐसा ज्यादा ही क्वेश्चन लिख लिया अपन ने। अब इसमें मतलब कुछ पूछने के लिए बच्चे भी नहीं है, ऐसे फिर से काट लिया। You have 2 minutes, थोड़ा जल्दी से करो। सेकंड प्रोडक्ट सॉल्ट है 12th वाले में, आप उसको छोड़ दो, बाकी कंपेयर कर लो। चलो हो गया, शुरू करें ना। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एल्केन तो वीकर एसिड होता है, न्यूट्रल वाले का वीक है तो फीस वाला है।
एल्केन तो आपने इधर लिखा होगा, एल्केन, और एक एल्कोहल तो इधर, एल्केन इज वीकेस्ट। नहीं मुझे नहीं पता सारे फिजिबल है कि नहीं, मैं तो चेक करूंगा, मैंने तो वैसे रैंडमली दे दिए, तो तुम्हारे सामने ही चेक करूंगा ना कैसे। अगर पहले से मुझे पता होगा तो मतलब ऐसे टिक कर दूंगा ये फिजिबल है या नहीं, मैं चेक करूंगा, जैसे मैं चेक करूंगा वैसे तुम करो, है ना। ये तो फिजिबल CH3OH ये तो थे। अब ये भी कर रहे हैं NH3, ये भी फिजिबल है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो वीकर एसिड, इसमें और इसमें ये वीकर होता है, फिर भी ये फिजिबल है, ठीक है भाई, ये भी फिजिबल। इन दोनों में चेक करूंगा तो ये वीकर एसिड बन रहा है और ये स्ट्रॉन्गर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था जो न्यूट्रल वाले, ये सोडियम सॉल्ट है ना, उनको छोड़ देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, तो इसका मतलब है फिजिबल है। इधर चेक करो, इन दोनों में चेक करूंगा, इसमें ये तो स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर एसिड, ये वीक एसिड, और वो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों? ऑर्थो इफेक्ट है ना, ऑर्थो इफेक्ट होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, फिर हम बाकी कुछ नहीं देखते, ऑर्थो इफेक्ट है, स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा तो नॉट फिजिबल, स्ट्रॉन्गर ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इसलिए वो फिजिबल नहीं होगा। चल दूसरा, इसको और इसको चेक करना, CH4 तो एल्केन है, ये तो अच्छा खासा एसिडिक होना चाहिए, रीजन क्योंकि जब मैं प्रोटॉन निकालूंगा इससे तो ये एरोमेटिक बनेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर अपन क्या बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ से कहा था आपने, इसमें मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, ये बॉन्ड बना हुआ है, एक्चुअली ये एरोमेटिक रिंग है इसलिए मैंने ऐसे बना रखी है, अब बॉन्ड बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं उसके साथ, मतलब आप इसको ऐसे लिखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस वाले कंपाउंड। इट इज ये एल्केन है, एल्केन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कीन्स और एल्केन्स। weaker, weaker तो फिजिबल, इन दोनों में चेक करें, ये तो स्ट्रांग है, अब ये तो दोनों ही न्यूट्रल है, तो किससे क्या करें, इसमें तो दोनों ही न्यूट्रल है, तो क्या करूं, मतलब उसमें मेटल तो दिख ही नहीं रहा, ये सॉल्ट बन रहा है बस, तो एसिड बेस रिएक्शन चेक करो, करो एसिड बेस। तो अगर अपन एसिड बेस रिएक्शन चेक करेंगे तो आई विल से दैट ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, दिस इज मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक, तो फिर H प्लस को वहां अटैक करना चाहिए, यहां अटैक करूंगा तो ये एंटी एरोमेटिक जैसे बनेगा ना, एंटी एरोमेटिक, मैं एरोमेटिक की वजह से नहीं, अपन को ये पता है कि भाई HCl का अगर बेस से रिएक्शन कर रहे हो आपको प्रॉपर जगह अटैक करवाना चाहिए। दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा बेसिक कौन है, ये तो एसिड है, बेसिक कौन है ये वाला, तो यहां अटैक करो HCl को, यहां क्यों कर रहे हो आप, गलत है ना, ये रिएक्शन गलत है, मतलब आपने गलत नहीं, मतलब आपने गलत किया है, इसलिए मैं उसे फिजिबल नहीं कह रहा भाई, वहां मुझे कुछ चेक नहीं करना है क्योंकि आप एसिड बेस्ड रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, तो फिजिबिलिटी में तब बताता जब आप सही जगह अटैक करवाते और प्रोडक्ट बनाते, अभी आपने गलत जगह करवाया तो रिएक्शन ही गलत है।
ये वाला ज्यादा बेसिक होता है, pyridine इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन इज मोर बेसिक देन, और अपन कहते हैं ये वाला जो ना पायरोल जो एंटी एरोमेटिक बना देता है वो तो लीस्ट बेसिक होता है, क्योंकि उस एंटी एरोमेटिक तो बनाएंगे। ये रिएक्शन गलत है, मतलब ऐसा भी हो सकता है अपनी सब फिजिबिलिटी में, भाई ये भी तो चेक कर लें कि रिएक्शन सही है कि नहीं, इसलिए मैंने एक बोर्ड डाल दिया, इसको चेक करें तो ये बेंजोइक एसिड है और ये H2SO3, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये वीकर, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है H2SO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, मैंने बहुत सारे रिएक्शन लिखे हैं फिजिबिलिटी। मैंने बहुत सारे रिएक्शन फिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब ठीक है, अपन एक तो फिजिबिलिटी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बताओ विच रिएक्शन इज फीजिबल, विच इज नॉट अ फीजिबल रिएक्शन, वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब अपन इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, अपन से कैसे क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग liberates CO2 gas with NaHCO3, sodium bicarbonate, ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले अपन कहेंगे अच्छा, मतलब पहले तो रिएक्शन होगा तो CO2 लिबरेट होगा ना, जैसे मान लो अपने पास ये एग्जाम्पल, अपने पास HCl है, इसको NaHCO3 से रिएक्ट करवा देते हैं, तो अपन कहेंगे देख भाई NaCl बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, लिबरेट हो गया। अब इन दोनों को मिला के H2CO3 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर थोड़ा सा तो डिसॉल्व हो ही जाएगा ना CO2, तो लिबरेट करेगा। मतलब जब एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो CO2 लिबरेट होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बताओ अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो, और NaHCO3 से रिएक्ट करवाया तो अपन कहेंगे ठीक है इसका भी रिएक्शन करवा देते हैं, तो CH3CO ने एसिड बेस रिएक्शन, जैसे इसमें भी तो ये एसिड था ये बेस था, इसमें भी ये एसिड और ये बेस है, रिएक्शन करवाता हूं तो Na हाइड्रोजन इधर से हटाता हूं और प्लस H2O प्लस CO2 बनाता हूं, ये लो भाई ये भी लिबरेट करेगा। फिर अपन कहेंगे अच्छा बताओ मेरे पास ऐसे गिवन है CH3CH2OH और इसको NaHCO3 से रिएक्ट करूंगा तो अपन कहेंगे CH3CO Na बना देंगे, CH3CH2ONA बना देंगे प्लस H2O प्लस CO2 कहेंगे ऐसे थोड़ी सारे रिएक्शन लिखते हैं, अरे भाई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये तो चेक करो। अच्छा ठीक है, चेक करता हूं, HCl और H2CO3 which is a stronger acid, HCl weaker acid, वीक मतलब CO2 लिबरेट करेगा बिकॉज CO2 is weaker acid, CO2 को अपन H2CO3 बोल सकते हैं। इसमें अगर H2CO3 और इसको कंपेयर करूं तो दिस इज वीकर एसिड, वो लिखा हुआ है दिस वीकर एसिड, दिस और फिजिबल है, ये CO2 लिबरेट करेगा। अभी मैं चेक करूंगा अल्कोहल और दिस, तो मना कर दूंगा, व्हाइट इज दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा तो हाउ कैन अ रिएक्शन विल टेक प्लेस, देयर इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन, अल्कोहल इज वीकर एसिड। तो अपन कहेंगे अच्छा मतलब अगर CO2 लिबरेट करवाना है मतलब H2CO3 बनाना है ना, CO2 लिबरेट करवाना है मतलब H2CO3 बनाना है ना,
तो इसका मतलब है इसको वीकर एसिड रखना है ना, ये तो नहीं था ना फिजिबल, इसको वीकर एसिड रखना है ना, अगर ये वीकर एसिड होगा तो फिजिबल है रिएक्शन। हाँ तो सीधा बोल दो ना सर, इससे ज्यादा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, इससे ज्यादा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सभी NaCO3 के साथ CO2 लिक्विड। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो भी एसिड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो इसके साथ रिएक्शन करके CO2 लिक्विड करेगा। एनी एसिड which is stronger than H2CO3 will liberate CO2 on reaction with NaCO3. ये अपन लिख, all carboxylic acids। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही, उससे पहले लिखा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड तो है ही, लिखने की जरूरत क्या है ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड liberate CO2 with NaCO3। But phenol do not liberate CO2 with NaCO3। तो अपन कहेंगे हाँ वो करेगा ही क्यों, लिखा तो है ऊपर पॉइंट 1 में, आप 2 में भी लिखोगे क्या बार बार, लिखा तो फिनॉल तो इसके बाद लिखा हुआ है, और अपन को चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो लिबरेट करेगा। अभी फिनॉल क्यों लिख रहे हो? फिनॉल तो वैसे पॉइंट 1 लिख दिया तो हो गया ना, फिनॉल, फिनॉल तो उसके बाद आ रहा है। फिनॉल विथ NO2 at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए फिनॉल की बात कर रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन becomes highly acidic, so it reacts with NaCO। मतलब अगर फिनॉल में, फिनॉल की बात करें हम, तो अगर ऐसे है OH है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर NO2 अटैच है ना, then this is called picric acid। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन फिर भी एसिडिक है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा, इसका भी -M, इसका भी -M, इसका भी -M, तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी कहां? फिर तो वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तब तो OH में पोलैरिटी भी बहुत ज्यादा होगी, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को अगर अपन NaCO3 से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये लिबरेट करेगा CO2, फिर ये रिएक्शन देगा, पिक्रिक एसिड विल रिएक्ट टू गिव CO2। ये ONA बना देंगे अपन, इधर NO2, इधर भी NO2, इधर भी NO2, और इधर बन जाएगा H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा, तब लिबरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर NO2 अटैच्ड है तो लिबरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और कभी कभी अपन से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताओ कौन सा कंपाउंड होगा, और नाम लिखा होगा पिक्रिक एसिड। Picric acid is a strong acid which doesn't have carboxylic acid group. एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन की, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट CO। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, which of the following
can liberate CO2 with NaSO. चलो ऐसे होता ना. अभी क्या फिनोल में अगर 2 NO2 हो, लेकिन मतलब ऐसे अपन 58 से तो बता सकते हैं. 2 NO2 में भी आ सकता है. 2 NO2 होंगे लेकिन तो भी वो फिजिबल हो जाएगा. शुरू कर लें. चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कुछ भी अटैच हमें फर्क नहीं पड़ता. ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्क्वायरिक एसिड ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा एसिड हो जाएगा. थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो माइनस से होगा. माइनस से होगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ये तो स्ट्रॉन्गर ज्यादा, इससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है ना ये वाला. और इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं. दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऑक्सैलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड ना.
ऑक्सिलिक एसिड अभी बनाया तो था बनने से, कार्बोक्सिलिक एसिड। H3PO2 is highly acidic, वो H3PO2 जो होगा वो इधर आएगा बीच में, लिखा नहीं बट इट इज इनॉर्मिक एसिड में काफी एसिडिक होता है। ये तो ऑर्थो इफेक्ट ये नहीं करेगा, मेटा पोजीशन पे। और आपने क्लियरली मेंशन किया था क्या तुम, ये तो सल्फोनिक ग्रुप है लाइक H2SO4, वो तो होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा। एक तो इस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, कि भाई कौन CO2 लिबरेट करेगा, और दूसरा फिजिबिलिटी से भी अपन से पूछ सकते हैं। इनको अपन एक्चुअली ये जो रिएक्शंस हैं, अगर CO2 लिबरेट होता है तो अपन ने स्कूल के लिए पढ़ा हुआ ना, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, प्रैक्टिकल में बताया होगा, CO2 को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करो तो मिल्की आ जाता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, तो टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की वाइट, ये बना लाइम वाटर। तो CO2 को लाइम वाटर से रिएक्ट कर तो मिल्की वाइट पीपीटी बनता है मेरे पास, प्लस H2 लिखेंगे। अब इसको अगर एक्सेस में CO2 पास करो तो एक्सेस ऑफ CO2 इसमें, तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, वो सॉल्युबल होता है फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व्स, डिसॉल्व, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। वी कैन राइट, ये बन गया, राइट। तो वो एक तरीके से अपन टेस्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, टेस्ट करने के लिए यूज, टेस्ट करने के लिए अपन यूज कर लेते हैं, ऐसे यूज कर लेते हैं। अब कुछ कुछ आपको शीट में भी क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा तुम भी सोचोगे, सब कुछ ही मैं बता दूंगा तो फायदा क्या, तुम लोगों को लगेगा फिर तो ऐसे सब बताते ही रहते हैं, सब बता देते हैं, कुछ तुम भी सोचोगे, तो कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए। अब एक पार्ट होता है, ये एक छोटा सा पार्ट और अपना बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अपन लिखेंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। अब देखो इस चैप्टर में अपन को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ काफी अच्छे से पता होना चाहिए, और अपन ने पढ़ा भी है भाई सारे कंसेप्ट, कैसे एसिड बेसिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए चेक करेंगे, कैसे फिनॉल के लिए चेक करेंगे, वही तो पढ़ा है इस चैप्टर में। Tautomerism is right. The equilibrium exists between the keto and enol form, due to oscillation of hydrogen atom, due to oscillation of hydrogen atom from alpha position of hydrogen atom. So between the keto enol form due to oscillation of hydrogen atom, between alpha carbon atom and electronegative atom, atom.
This phenomena is called tautomerism. This phenomena is called tautomerism. Is called tautomerism. This phenomena is called tautomerism. तो वो ना tautomerism जो होता है वो कीटो और इनॉल फॉर्म में, या इनॉल होगा तो कीटो, कीटो होगा तो इनॉल, वो उसमें एग्जिस्ट करेगा. तो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कीटो एंड द इनॉल फॉर्म. दैट इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो चलो देख लेते हैं कैसे, मतलब वो है क्या और कैसे बताएंगे. अब अपन कीटो फॉर्म बोलते हैं ना, तो कीटो का मतलब होता है कीटोन वाला ग्रुप. अपन को पता है कीटोन और एल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप की बात कर रहे हो. तो मेरे पास एक ऐसे ग्रुप है, कीटोन है, और इसका इनर फॉर्म विल बी लाइक दिस. This is its inner form. ये अल्कोहल है. अल्कोहल मतलब इन प्लस ऑल, दैट इज कॉल्ड इन प्लस ऑल, दैट इज इनॉल. इनॉल मतलब इन प्लस ऑल, दैट इज कॉल्ड इनॉल. इन प्लस ऑल, दैट इज कॉल्ड इनॉल. ये इन है और ये ऑल, OH ग्रुप मतलब अल्कोहलिक, दैट इज कॉल्ड कीटोन. तो अपन कहेंगे सर ये तो कीटोन है, सी डबल बॉन्ड होगा और OH होगा, तो ये तो अलग अलग ग्रुप होंगे ना. हाँ, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर. एक्चुअली कीटो और इनॉल जो है दे आर फंक्शनल आइसोमर्स. तो इसका फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है और ये अल्कोहल है, तो दे विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स. सो कीटो एंड इनॉल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स. कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स आर functional isomers. ये होता है कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स आर फंक्शनल आइसोमर. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब ये कीटो और इनॉल हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स है. अब देखो एक बात है, जैसे अपन ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या है. अगर मान लो मेरे पास ऐसे लिखा रहता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो प्रोपीन है. अपन कहते हैं प्रोपीन की स्टेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करेगी, तो अपन कहेंगे भाई देख हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है. हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. हमने क्या किया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो किया, लेकिन इसकी जगह ऑक्सीजन डालते. भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने कभी ये थोड़ी कहा था कि कार्बन पे ही जाए. अपन ने कार्बन की जगह क्या ले लिया, ऑक्सीजन. तो अपन कहेंगे अब फिर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करें. हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और उनसे जो sp3 कार्बन एटम अटैच्ड है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा. ये कंडीशन होती है. कीटो इनॉल के भी यही कंडीशन होती है. दो एटम के बीच में, मतलब कीटो ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड है. अब कीटो ग्रुप है तो डबल बॉन्ड तो हो गई. उनसे जो sp3 कार्बन एटम अटैच्ड है ना उसके पास एक हाइड्रोजन. अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे बना, कार्बन पे होता तो अनस्टेबल होता, तो वापस जाता. ऑक्सीजन पे बन रहा है, ये तो ऑक्सीजन पे बन रहा है. अपन कहेंगे नहीं नहीं वहां तो कीटोन है, ये तो एल्डिहाइड है. हाँ तो ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, लो अब कीटोन बन गया. वैसे कीटो मतलब सी डबल बॉन्ड ग्रुप चाहिए अपन. तो इस हाइपर इधर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये भी अल्फा और sp3 है. तो अपन कहेंगे इधर ये ऐसे शिफ्ट करूंगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा. अब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होगा. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, ऐसा बन के ही रह जाएगा. बन के रुक गया क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है. और यही ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो अपन को ऐसे मिलेगा.
लो भाई ये इन है और ये ऑल है, सो इन प्लस ऑल इन ऑल बन गया। मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो, अब अपन उधर वाले पार्ट को भूल जाते हैं। उधर वाला पार्ट मैंने सिर्फ बताया कि कीटो इनॉल फॉर्म कुछ है नहीं, इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बस हुआ क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है, और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होने की वजह से वो उसको अपन टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म। अब चलो ठीक है, मतलब पहले तो ये देख लेते हैं अपन, अगर कीटो फॉर्म है मतलब सी डबल बॉन्ड होगा, वो टॉटोमेरिज्म तभी शो कर सकता है जब इस कार्बन, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसका अल्फा कार्बन एटम जो इससे अटैच्ड होता है वो अल्फा कार्बन एटम होता है। अल्फा कार्बन एटम वो होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है या जिनसे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, दे आर कॉल्ड अल्फा। तो अपन क्या कहेंगे, कीटो फॉर्म कैन शो tautomerism if it has alpha carbon atom, sp3 with one hydrogen atom, with at least one hydrogen atom, one hydrogen atom, तभी शो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये sp3 भी है, और इनके पास हाइड्रोजन एटम भी है, टॉटोमेरिज्म शो। अब कैसे हो गया इसमें कन्वर्ट, वो देखते हैं अपन, है? अपन कहेंगे भाई देख, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर अपन ऐसे शिफ्ट करें तो अपने पास ऐसे बन जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो ये बन गया। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये बन के ये क्यों बना फिर, अगर ये बन के, आपने इक्विलिब्रियम बताया, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों को आइसोलेट कर सकता हूं, दैट इज इक्विलिब्रियम, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब इससे ये क्यों बना, तो अपन कहेंगे भाई मुझे एक बात पता है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कंजुगेशन हुआ ना, हाँ हुआ ना, लोन पेयर डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन, अगर वो कंजुगेशन में तो वापस आएगा, वापस आएगा तो बन को ये बनेगा। और ऑक्सीजन भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन वापस इसमें अटैच हो जाएगा, मुझे वापस मिल जाएगा। भाई ये इसमें इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, वो इसमें इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड का मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन के पास OH होगा उसको डबल बॉन्ड से अटैच होना कंपलसरी है, तभी मेसोमेरिक होगा ना। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ये इनॉल फॉर्म ही तो है, इसको यहां शिफ्ट करोगे या नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को इसको देना, ये इनॉल ही तो है, इन प्लस ऑल, Cl की जगह इनॉल। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा अच्छा ये मेसोमेरिक की वजह से ऐसे आ रहा है, तो मैं लिख लूंगा फिर भाई ये कि इनॉल फॉर्म कैन शो टॉटोमेरिज्म if the carbon atom with OH is attached with double तो फिर वो टॉटोमेरिज्म शो कर देगा।
मतलब इनॉल में मुझे क्या दे, अगर मान लो कोई इनॉल फॉर्म गिवन है और मुझसे पूछा कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो मैं कहूंगा ठीक है, हाँ भाई कर देगा। क्यों? अगर OH जो बॉन्ड है, OH ग्रुप जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये मेसोमेरिक शो करेंगे ना। तो वहां टॉटोमेरिज्म होगा। तो कीटो फॉर्म टॉटोमेरिज्म इसलिए शो करता है क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, और इनॉल फॉर्म हाइपर इसलिए शो करता है बिकॉज वो मेसोमेरिक शो कर रहा है। इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए अल्फा पे, और sp3 होना चाहिए, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे कर लेता हूं। मतलब आपने मुझे क्लियरली कंडीशंस बता दी, विच आर द कंडीशन जिसमें कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। अब मैं कहूंगा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म, फॉलोइंग कैन शो। ये देखो, इन दोनों में जनरली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो वो डिपेंड, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो केसी की बात तो कर ही सकते हैं। इसमें ये 1% होता है और ये 99% होता है। अच्छा, फिर तो केसी विल बी इक्वल टू 1/99 ना। हाँ ठीक है, केसी को अपन 1/99 बोल सकते हैं अगर परसेंटेज गिवन है इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो। लेकिन परसेंटेज से मैं एक बात बता सकता हूँ, ये कम स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल है। हाँ तो हो गई ना, सी डबल बॉन्डो का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है सी सिंगल बॉन्डो से, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल तो होगी। चलो पहले तो अपन वो बात नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी की बात अपन करेंगे, लेकिन अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं कि कौन शो कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन अपन को आता है। मेरे पास एग्जाम्पल, मेरे पास पीएच सी डबल बॉन्ड O और CH3, बी मुझे गिवन है पीएच सी डबल बॉन्ड O, पीएच गिवन है, सी मुझे गिवन है डबल बॉन्ड O, ऐसे ले लेता हूँ, और डी मुझे गिवन है CH3 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 सी डबल बॉन्ड O और पीएच। इनमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। इसमें तो अल्फा दिख रहा है, ये तो होगा। इसमें तो बेंजीन है ना, बेंजीन में तो अल्फा होगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो वैलेंसी कंप्लीट होता है ना बेंजीन का। इसमें 4 वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो वहां हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, इट कैन नॉट शो। ये तो sp3 है, बड़ा इजीली नहीं दिख रहा हाइड्रोजन।
कार्बन ही sp3 नहीं, ये sp3 तो है, हाइड्रोजन एटम नहीं, sp3 तो है बट नो हाइड्रोजन एटम। इसमें शो इसमें तो sp3 है, बड़ा इजी नहीं है। ये अपना टॉटमरिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर मतलब सर एक मिनट। ब्रेक हो जाएगा काफी, तो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब होमवर्क लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 2, राइट, सेक्शन सी, पार्ट 1 2, और कुछ क्वेश्चंस अगर अपन चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। सेक्शन से करोगे? किसमें से सर? एक्सरसाइज 2 से कर दूं? हाँ सर चलेगा। पार्ट 1 1 to 15 कर लेते हैं। और पार्ट 2 में 1 to 10 ही रखते हैं, 1 to 5 ही रखते हैं बस, 20 क्वेश्चन काफी है, और वो ये भी है ना एक सेक्शन, है ना, तो चलो। ओके सर। तो लेकिन होमवर्क जरूर करना, क्योंकि फिर पता क्या होगा, वरना फिर एक बार अपन पढ़ने के बाद इसको साथ साथ करोगे ना, तो पढ़ने में मजा भी आएगा। अब अपन हमेशा साथ साथ ही करेंगे डिस्कशन। चलो भाई, सर आयनिक का डिस्कशन बाकी है। किसका आयनिक? कहाँ डिस्कशन बाकी है ना, तो अपन एक काम करेंगे ना, टॉटमरिज्म खत्म हो जाएगा तो जीओसी खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा टॉटमरिज्म, उसके हाँ बाद सर पहले जीओसी करके ये डिस्कस करके फिर टॉटमरिज्म खत्म करके अपन कर सकते, सेक्शन सी डिस्कस करके टॉटमरिज्म खत्म करेंगे, उसके बाद अपन डिस्कस कर सकते। सर आपने बोले थे कि वो आयोनिक 2 करना है, तो वो मेंस वालों के लिए नहीं है आयोनिक 2, तो उनको क्या मेंस करना वालों है? के लिए तो कंप्लीट करना, और मेंस वालों के लिए जो भी डाउट्स होंगे ना मेंस वालों के, वो अपना मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको पूछते हैं वो आप क्लिक करके रखो उसमें, तो आप अपने ना ग्रुप में डाल दो या मुझे पर्सनली भेज दो कि सर हमने क्वेश्चन भेजे हैं, आप मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर और डाउट पर्सनली भेजना, और आप मुझे बता देना क्लास शुरू होगी ना कि हमारे डाउट्स आपको पर्सनली भेजे, आप उनको अपने ग्रुप में शेयर करके आप डिस्कस कर लो। हाँ सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।